हेलो गाइस। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है उनकी बात कर ली थी। ठीक है ना, मैंने आप लोगों को लास्ट में एमटीपी पढ़ाया था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, अब आज का हमारा टॉपिक रहेगा एसटीडी या फिर एसटीआई। क्या फुल फॉर्म है इसकी? सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या फिर इन्फेक्शंस। ठीक है, या तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बोल सकते हैं या आप इसको इन्फेक्शन बोल दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? मतलब जो इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, जितने भी इन्फेक्शन जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से ना जो ट्रांसमिट होते हैं की वजह से, सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से होते हैं, दीज आर नोन एज STI, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस बोल दीजिए या फिर आप उसको डिजीज़ बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक नाम और है, वेनरल डिजीजेस भी बोलते हैं इनको, वेनरल डिजीजेस भी बोला जाता है। ठीक है, या फिर इनको आप एक और नाम बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू हो रही है, तो जहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू हो रहा है तो इन्फेक्शंस किस में होंगे? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होंगे। ठीक है ना, अब एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? ठीक है, अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ जो जो इसमें आते हैं, जो STI में आते हैं, उनके एग्जाम्पल्स आएंगे, जैसे कि मान लीजिए होते हैं एक तो गोनोरिया, ठीक है, साइफिल्स, ये आप लोगों को नाम याद रखने हैं इनके, साइफिल्स। ठीक है, फिर जेनिटल हर्पीज़। ठीक है, सबको याद नहीं रखने, कुछ के जो ज़्यादा स्पेसिफिक है मैं बता दूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है जेनिटल वार्ड्स। ठीक है, इसके अलावा होते हैं एक इन हेपेटाइटिस बी एंड एड्स। ये सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा मोस्ट डेंजरस डिजीज़ है जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलती है। दिस इज मोस्ट डेंजरस डिजीज़। हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि एड्स इज कॉज्ड बाय HIV। ठीक है, HIV की वजह से होता है, ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कॉज करता है। ये कुछ एग्जांपल्स है जो आपके NCERT में दे रखे थे। ठीक है ना, ये एग्जांपल्स हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के। ठीक है, इसमें सबसे डेंजरस कौन सी है? एड्स है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं आप लोगों को बात बताऊँ तो एड्स हो गया, ये HIV जो हो गया, एंड जो हेपेटाइटिस बी है, ये दो ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू तो होती ही है, ऑल्सो बाय, ठीक है, शेयरिंग ऑफ, मैंने आप लोगों को बताया था जब एड्स पढ़ाया था, शेयरिंग ऑफ, ठीक है, इंजेक्शंस, जो इंजेक्शन वाली जो नीडल्स होती है अगर उसकी शेयरिंग करते हैं, मतलब ब्लड कांटेक्ट में आना चाहिए। एड्स हमने होने के लिए बताया था क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि ब्लड का कांटेक्ट में आना चाहिए। तो ये क्या हो गया, अगर जो नीडल्स वगैरह जो है ना इंजेक्शन की नीडल्स, अगर वो कॉन्टैक्ट में आ गई, ठीक है, उनकी आप शेयरिंग करते हैं तो उसके थ्रू भी एड्स या हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है। इसके अलावा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो सर्जरी करते हैं, अगर डॉक्टर लोग अगर उसी वही इंस्ट्रूमेंट्स बिना धुले या अगर बिना साफ़ किए अगर दूसरे पेशेंट को लगाते हैं तो हो सकता है एड्स के चांसेस बन जाएं। ठीक है, अगर पहले वाले पर्सन को एड्स और फिर उसी इंस्ट्रूमेंट से दूसरे वाले पर्सन की भी सर्जरी की तो सेकंड पर्सन को भी एड्स होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, फिर प्लस हमने बोलता जो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन मैंने बताया था। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, क्योंकि सिर्फ ब्लड कांटेक्ट में आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए जैसे ब्लड डोनेट किया किसी बंदे ने, उसको एड्स था, तो फिर अगर वो फिर ब्लड जो रिसिपिएंट जो भी है, रिसीवर है, जब वो ब्लड लेगा तो उसको भी एड्स होने के चांसेस हैं। या फिर मैंने बताया था फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। तो इस तरीके से ये सब भी है ना, हम एक तरीके से कह सकते हैं कि इनकी वजह से भी एड्स और हेपेटाइटिस बी हो सकता है। एक कॉज तो है ही जो मैंने बताया आप लोगों को कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू होती है, प्लस इसके अलावा ये जो दो बीमारियां हैं इनके और भी रीजन्स हैं होने के। ठीक है, सिर्फ ये एक नहीं है, बाकी तो सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से होती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ तो एक्सेप्ट जेनाइटल हर्पीस, जिसके बारे में मैंने अभी बोला, जेनाइटल हर्पीस बताई थी मैंने। ठीक है, एक HIV हो गया और एक हेपेटाइटिस बी हो गया। अगर इन तीन को मैं छोड़ दूँ तो बाकी सारी ऑल आर कम्प्लीटली क्योरेबल। ठीक है, बाकी जो तीनों हैं, इन तीनों को छोड़ दूँ तो बाकी जितनी भी होती हैं यहाँ ये STI जितनी भी है वो आप क्योर कर सकते हैं। ठीक है, कब? अगर इफ़ डिटेक्टर अर्ली, अगर टाइमली डिटेक्ट कर लिया गया इसको, ठीक है, और अगर प्रॉपर्ली ट्रीटेड किया गया तो, एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली। ठीक है, अगर मैं इन तीन बीमारियों को छोड़ दूँ तो बाकी सारी बीमारियों को अगर टाइम पे अगर मान लीजिए डिटेक्ट कर लिया गया किसी पर्सन में, तो उसको अच्छे से प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला तो वो सही हो सकती है, कंप्लीटली क्योरेबल होती है। इन तीनों बीमारियों का कंप्लीट क्योर नहीं होता। और एड्स का तो आप लोग जानते हैं, HIV जो है उसका तो कोई क्योर है ही नहीं, मतलब इंसान कभी सही हो ही नहीं सकता उससे। ठीक है, तो ये हो गया, ये कुछ पॉइंट्स हो गए। अब इसके अलावा अब मैं बताऊँ तो इनमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो अर्ली सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जितनी भी बीमारियां हैं ये STI की, मैं अभी हाल फिलहाल में आप लोगों को STI पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? वो माइनर होते हैं, मतलब अर्ली सिम्टम्स कोई बहुत बड़े नहीं देखने को मिलते हैं, छोटे मोटे ऐना सिम्टम्स हैं, जैसे कि मान लीजिए ट्विच, क्या नाम है, इचिंग,
इचिंग होना, ठीक है, खुजली चलना हो सकता है, ठीक है, फ्लूइड का डिस्चार्ज होने लग जाता है, ठीक है, फ्लूइड का डिस्चार्ज होने लग जाता है। इसके अलावा स्लाइट पेन है ना, कुछ थोड़ा बहुत पेन आपको है ना महसूस होएगा, ठीक है, स्लाइट पेन हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो स्वेलिंग देखने को मिल जाएगी। कहाँ पे? इन द जेनाइटल रीजन, क्योंकि मैंने बोला रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस हैं, तो स्वेलिंग कहाँ मिलेगी? जो जेनाइटल रीजन है उसमें आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। तो ये अर्ली सिम्टम्स हैं, ठीक है, ये माइनर सिम्टम्स होते हैं, अर्ली सिम्टम्स होते हैं ये, ठीक है। अब ये तो ठीक है कि सिम्टम्स आ गए। अब जैसे अभी आप लोग कोरोना भी देख रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को ऐसे केसेस आप लोगों को सुनने आ रहे होंगे कि ऐसे केसेस हैं जिसमें कोई सिम्टम नहीं है, ठीक है, पर्सन, उसके बाद भी उसको कोरोना है, तो उसकी जो है ना लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है कि वो किससे मिला किससे नहीं मिला, ठीक है। तो इसलिए इसमें भी ऐसा होता है कि जो कुछ फीमेल्स होती है जो इन्फेक्टेड होती है, ठीक है, कुछ इन्फेक्टेड फीमेल्स में रिमेन एसिम्टमेटिक, ठीक है, मतलब मान लीजिए किसी फीमेल को इनमें से कोई एक बीमारी है और पर उसमें कोई सिम्टम नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? एसिम्टमेटिक, मतलब कोई सिम्टम नहीं है, सिम्टमलेस। अब सिम्टम नहीं है इसके अंदर, तो ऑब्वियसली बात है डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, हैंस रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है, अगर मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है लेकिन उसमें कोई सिम्टम ही नहीं नज़र आ रहा, तो वो बीमारी उसके अंदर रहेगी कब? लोगों को पता नहीं लगेगी ना, क्योंकि कैसे पता लगेगी? कोई सिम्टम है नहीं, और वो फिर आगे दूसरों को भी फैला सकता है। यही अभी कोरोना के अंदर जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स आ रहे हैं उनके साथ हो रहा है कि पता ही नहीं लगा कि उनको हुआ कब कोरोना, कहाँ से हुआ, क्योंकि उनमें कोई सिम्टम ही नहीं आया, ठीक है। लेकिन जब रिपोर्ट आई तो पॉजिटिव निकली। तो वही वाली बात है, जो एसिम्टोमेटिक कुछ फीमेल्स होती है हो जाती है इसमें, जो कि डिटेक्ट नहीं हो पाती काफ़ी टाइम तक, और फिर वो आगे फैलाती है, ठीक है। प्लस अब इसके अंदर मान लीजिए, अब तो ये चीज़ हो गई कि सिम्टम्स नहीं मिले सिम्टोमेटिक। अब मान लीजिए कुछ लोगों को सिम्टम मिल जाते हैं, तो भी वो लोग क्या करते हैं, है ना, जो सोशल स्टिग्मा, मतलब है ना, आप लोग जैसे पुरानी जो मानसिकता होती है कि नहीं भाई ये कोई बीमारी हो गई, नहीं डॉक्टर को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना, ऐसे करके लोग छुपा लेते थे अपनी बीमारियाँ। कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो जाती तो भले से फैल जाए किसी को, अगर मान लीजिए एड्स हो जाता है, तो आज तो फिर भी इतनी ज़्यादा जागरूकता फैल गई। पहले के ज़माने में ऐसा होता था, पहले ज़माना मतलब आज से मैं 10-12 साल पहले की बात करूँ तो भी, ठीक है, तो होता ऐसा था कि जैसे मान लीजिए किसी को एड्स हो गया तो वो नहीं बताता था किसी को भी, ठीक है, डॉक्टर वगैरह को, तो अब उसकी वजह से बाकियों को भी फैल सकता था। ये जो सोशल स्टिग्मा है ना, कि है ना, हाँ हाँ बता नहीं बताना, या इस तरीके के है ना छुपा के रखना, इसकी वजह से भी काफ़ी लापरवाही हो सकती है, ठीक है। और इसकी वजह से भी जो STI है उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता, जो ट्रीटमेंट STI का, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, कुछ लोगों की जो है ना जो मानसिकता है उसके कारण, ठीक है। एक ये बात हो गई। अब इसके अंदर अगर मैं बोलूँ आप लोगों को, तो अब इससे क्या हो, अब जैसे मैंने आप लोगों को बता ही चुका है कि है ना, जो इन्फेक्शन अगर हो रहा है, मान लीजिए अगर किसी ने नहीं बताया इन्फेक्शन के बारे में, तो वो और दूसरों तक भी फैल जाएगा, ठीक है ना। तो इससे और भी ज़्यादा है ना दिक्कतें आ सकती है, ठीक है। अगर लार्ज पॉपुलेशन में फैल गया तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये अफेक्ट करेगा, ठीक है। अब इससे क्या हो सकती है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, सम कॉम्प्लिकेशंस माइट अकर फ्रॉम दिस, ठीक है ना, जैसे कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, ठीक है। ये जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, इनसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है, जैसे कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। आप लोगों को सिर्फ नाम याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। PIDs को शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो सकती है, अबॉर्शन हो सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई सेक्सुअल, मैं बोल रहा हूँ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ है, मान लीजिए किसी फीमेल को, ठीक है, अगर कोई वो प्रेग्नेंट है, तो हो सकता है उसका अबॉर्शन करवाना पड़ जाए, ठीक है। स्टिल बर्थ हो सकता है। स्टिल बर्थ का मतलब हुआ कि जो बच्चा पैदा हुआ वो मरा हुआ पैदा हुआ। बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो बच्चा होता है वो मरा हुआ पैदा होता है। क्यों? क्योंकि जो मदर है उसको कोई ना सेक्सुअल डिजीज़ थी, कोई ना सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ थी, जिसके कारण जो है बच्चे को इफेक्ट हुआ, और जब बच्चा पैदा हुआ तो वो मरा हुआ निकला, ठीक है। ऐसा भी देखने को मिलता है। प्लस एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है ये मैं समझाता हूँ। होता क्या है, नॉर्मली मैंने आप लोग को बताया कि कभी भी अगर फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, कभी भी फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जो इम्प्लांटेशन है वो कहाँ होता है? जो इम्प्लांटेशन होता है नॉर्मली कहाँ होता है? नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो जो इम्प्लांटेशन होता है वो होता है यूट्रस में, ठीक है। पर अगर मान लीजिए ये जो इम्प्लांटेशन हो रहा है ये यूट्रस की जगह मान लीजिए ओविडक्ट में हो गया, ठीक है, या कहीं और हो गया, ठीक है ना, मतलब सर्विक्स के आसपास कहीं हो गया, ठीक है, कहीं पर भी इन जगहों पर कहीं पर भी हो गया, अगर मतलब अदर देन यूट्रस हो गया, तो इसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये किसकी वजह से हो सकती है? कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो या फिर कोई डिजीज़ हो, ठीक है, फीमेल को, मदर को, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया। इस तरीके से कई है ना इनफर्टिलिटी हो सकती है, ठीक है, मतलब कोई ऐसी डिजीज़ आ गई जिससे कि फिर आगे जाके वो फर्टाइल का नहीं बन, वो मतलब वो फर्टिलिटी शो अपनी है ना खो देता है, ठीक है ना, फिर वो है ना चाइल्ड नहीं प्रोड्यूस कर सकता, ठीक है ना। या फिर और है ना, जैसे मैंने बताया कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं,
ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ, मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर जो पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था गवर्नमेंट बहुत सारे कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रोग्राम्स जो चलाती है, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम चलाती है, उसमें एक ये जो होता है, ये जो है आपका ये जो STI, इसके ऊपर स्पेशल एम्फेसिस देती है, क्या, उसका डिटेक्शन टाइमली एंड उसका क्योर या एंड प्रिवेंशन। ठीक है ना, इसके ऊपर काफ़ी फोकस करती है कि एक पहली बात तो ये हो ना, ठीक है, प्रिवेंशन करने पे फोकस रखती है गवर्नमेंट। क्योर अगर हुआ है तो फिर प्रॉपरली टाइम डिटेक्ट हो जाए, ठीक है, टाइम से पता लग जाए कि हाँ इस पर्सन को ये बीमारी है, और फिर उसका प्रॉपरली क्योर करें। ठीक है, तो ये जो है ये गवर्नमेंट के ये जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम थे उसके अंदर ये सब आते हैं। प्लस अब अगर देखा जाए तो इसको रोका कैसे जा सकता है, ये जो STI हैं, ठीक है, इससे प्रिवेंशन के क्या मेथड्स हैं कि भाई एक तो हो कि हमें मान लो हो गया, उसके बाद पहले डिटेक्शन चल रहा है, क्योर। अगर हम सावधानी पहले ही बरत लें तो ये होगा ही नहीं। तो देखिए उसके 3 यहाँ पे चीज़ें बताएं NCERT ने, क्या, सबसे पहले तो अवॉइड सेक्स विद दी, ठीक है, अवॉइड सेक्स विद अननोन या फिर मल्टीपल पार्टनर्स। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, ताकि किससे बच सकें, जो आपके ये जो ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, ठीक है, ये वाले जो आपके STI हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो हैं, उनसे प्रिवेंशन हो सके। इसके अलावा, ठीक है ना, जो दूसरा है कि अभी हमने जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव की बात की थी, तो ऑलवेज़ ट्राई टू यूज़ कॉन्डम्स। ठीक है, कॉन्डम्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमने बताया था कि ये मैंने आप लोग को याद हो, मैंने बताया था कि जो भी ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ होती है, ये जो STD जो होती है, इनसे ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, एड्स तक से भी ये प्रिवेंट करता है, इसलिए ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए इसको यूज़ करें। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई डाउट है फिर भी कि मान लीजिए हो सकता है कोई सिम्टम आ रहा है या कोई ऐसा फील आ रहा है कि नहीं कुछ कोई बीमारी है, तो तुरंत जो है चेकअप करवाएं। ठीक है ना, क्वालिफाइड डॉक्टर के साथ, क्वालिफाइड डॉक्टर से को चेक कराएं। ठीक है, ये तीसरा स्टेप, मतलब यहाँ तक हमने अभी तक तो प्रिवेंट करने का रखा। अगर मान लीजिए प्रिवेंट नहीं हो पाए तो भी फिर आप उसको है ना रखें नहीं अपने पास छुपा के। ठीक है, जैसे मैंने बताया सोशल स्टिग्मा जो होता है जिसकी वजह से कि आप अल्टीमेटली लोग छुपा लेते हैं, वो चीज़ ना करें। आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर को बताएं, उससे चेक करवाएं, ताकि वो प्रॉपर टाइम पर डिटेक्ट हो सके। ठीक है, एंड उसका पॉसिबल क्योर हो पाए टाइम पर। ठीक है, तो ये है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट भी आ सकता है। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी पूछ सकता है क्या होता है, तो यहाँ पे, ठीक है, अल्टीमेट मैंने क्या बोला, इम्प्लांटेशन ऑफ दी जो एम्ब्रियो है या जाइगोट, इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट अदर देन दी यूट्रस इज नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये हो गया एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, अब मैंने अभी आप लोगों को बताया इनफर्टिलिटी, तो अब थोड़ी बात करते हैं इनफर्टिलिटी के ऊपर। देखिए अब इनफर्टिलिटी क्या होता है, देखिए एक बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं वर्ल्ड के अंदर, है ना, जो कि इनफर्टाइल होते हैं। ठीक है, मेनी कपल्स, ठीक है, मेनी कपल्स आर इनफर्टाइल। अब इनफर्टाइल का क्या मतलब हुआ, इनफर्टाइल है मतलब कि कैन नॉट प्रोड्यूस अ बेबी। ठीक है, कैन नॉट प्रोड्यूस अ बेबी को बहुत से रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, इसके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, ठीक है, कि फिजिकली वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, या फिर हो सकता है कॉन्जेनिटल रीजन है, कोई उनकी जीन्स में ऐसा है कि ना मान लीजिए वो अल्टीमेटली एंड इनफर्टाइल है। ठीक है, जब मैं आप लोग को जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि कॉन्जेनिटल के क्या रीजंस हो गए। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए कोई डिजीज़ हो, जैसे मैंने अभी बताया कि मान लीजिए कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसके अलावा मान लीजिए ड्रग्स बहुत लेते हो तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी आ सकती है ना, या कोई इम्यूनोलॉजिकल हो, इम्यूनोलॉजिकल इस तरीके से कि मान लीजिए उसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल डेफिशिएंट हो। ठीक है, इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो और इस तरीके से, तो अगर इम्यून सिस्टम ढंग से काम नहीं करेगा उससे भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। ठीक है, या फिर इवन साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल कैसे कि मानसिकता मतलब अगर सही नहीं हो, ठीक है ना, जैसे जो दिमाग से ना जो सही नहीं होते पूरी तरीके से, वो भी है ना इनफर्टाइल होते हैं। वो मतलब प्रॉपरली इनफर्टाइल नहीं है लेकिन उनके अंदर ऐसी सोच बनी हुई है कि हाँ वो इनफर्टाइल है, तो तभी इसी को हमने नाम दिया है साइकोलॉजिकल। ठीक है, तो ये आ गया। तो अल्टीमेटली अब ये जो हम इनफर्टिलिटी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि द कपल्स आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, the couples are unable to produce children in spite of unprotected sexual intercourse, unprotected सेक्सुअल इंटरकोर्स। देखिए इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है इनफर्टिलिटी में कब बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो कपल है वो किसी भी तरीके का कोई भी प्रोटेक्शन यूज़ नहीं कर रहा, किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रासेप्टिव कोई पिल्स यूज़ नहीं कर रहा। क्योंकि जब मैंने आप लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ाए थे तब मैंने बोला कॉन्ट्रासेप्टिव हम क्यों लेते हैं कि हम प्रेगनेंसी को स्पेस कर सकें, अगर बच्चा नहीं चाहिए किसी पेरेंट्स को तो अल्टीमेटली उसके लिए है ना ये सही है। ठीक है, पिल्स हो गए या फिर सर्जिकल इम्प्लांट्स हो गए या मैंने वासेक्टोमी बताया, ट्यूबेक्टोमी बताया, तो ये तब तो यहाँ लेकिन मैं बोल रहा हूँ किसी तरीके का
कोई प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया जा रहा है, उसके बाद भी अगर कपल्स को चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, देन दिस इज़ नोन एज इनफर्टिलिटी। तो अगर इनफर्टिलिटी आ गया तो उसकी जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है लिखना, क्योंकि स्पेसिफाई कर रहा है कि किसी तरीके की यहाँ पे प्रोटेक्शन यूज़ नहीं की गई है। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं इंडिया, हमारे यहाँ तो सोच लो कि इतनी ख़राब है, लोग क्या मान के चलते हैं कि जो फीमेल्स हैं वो रीज़न होती है कि ना बच्चा नहीं हो रहा। पर मेजॉरिटी ऑफ केसेस की अगर मैं बात करूँ, मेजॉरिटी ऑफ चाइल्डलेस केसेस जहाँ पे चाइल्ड नहीं हो पा रहा, ठीक है ना, आर ड्यू टू मेन की वजह से ऐसा होता है, मेल पार्टनर जो होता है उसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो अब है ना बहुत सारी है ना स्पेशल जो हेल्थ केयर यूनिट्स भी सेटअप है। ठीक है, जगह जगह आप है ना कई ऐसे हॉस्पिटल्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, स्पेशल हेल्थ केयर यूनिट्स यहाँ पे पॉसिबल है कई जिसके अंदर है ना जो है वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है इन कपल्स को, जो भी अगर उनमें कोई दिक्कत है, इनमें से जो भी कोई रीज़न होता है उसका क्योर किया जाता है, और अल्टीमेटली ताकि दे आर एबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड। ठीक है, तो एक क्योर किया जाता है। अगर मान लीजिए क्योर नहीं हो पाता, मान लीजिए कोई भी इनके अंदर जो भी है ना करेक्शन अगर नहीं हो पाता, जो भी डिफेक्ट है उसके बारे में नहीं पता लग पाता और वो क्योर नहीं हो पाता, तो फिर कुछ टेक्निक्स यूज़ की जाती है। सम टेक्निक्स आर यूज्ड। ठीक है ना, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज़ की जाती है, ठीक है ना, अगर मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व नहीं हो सकती, तो फिर है ना किसी और तरीके से बच्चा करना पड़ता है। अब वो टेक्निक्स को क्या नाम दिया जाता है? दीज आर नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। ठीक है, उन टेक्निक्स को क्या बोलते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, शॉर्ट में उसको बोलते हैं ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। ठीक है, इनके बारे में डिटेल कौन कौन सी होती है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे IVF हो गया, जिफ्ट हो गया, गिफ्ट हो गया, इन सब की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है ना।